3 से 4 मिनट हो गया है, 4-5 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्लास को जल्द ही कंटिन्यू करते हैं। तो सभी बच्चे आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सभी बच्चे जल्द से जल्द जो नहीं जुड़े हैं भाई क्लास में लाइव हो जाइए, ठीक है। नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच गया होगा। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम सभी लोगों ने वैद्युत शक्ति के बारे में पढ़ा था, क्या होती है पावर उसके बारे में समझे थे। पावर P बराबर W अपान में T, और ये W क्या है तो वैद्युत ऊर्जा है। ये वैद्युत परिपथ में आवेश को दौड़ाने के लिए या कह लो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलाने के लिए जो कार्य किया जाता है प्यारे बच्चों, वो वैद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। उसे W से डिनोट करते हैं। वैद्युत ऊर्जा के 3 फार्मूले हम लोगों ने सीखे थे। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को ये चीज पता भी है कि W के फार्मूले क्या थे, मतलब कार्य या कह लो विद्युत ऊर्जा के फार्मूले क्या थे, जिसे ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने के लिए कितने नंबर से भाग दिया जाता है वो भी आपको पता है, क्योंकि जूल ने बताया था कि 1 कैलोरी में कितने जूल ऊर्जा होती है, या कितना कार्य करने से 4.2 जूल कार्य करने से कितनी 1 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि ऊष्मा को कैलोरी में मापते हैं। ये सभी चीजें आप सभी को पता है, और ये चीजें कल हम सभी ने डिस्कस भी की थी। जिन बच्चों ने नहीं देखा है पिछला वीडियो लेक्चर जरूर देखना। एक चीज हमेशा कहता हूं कि लाइव आकर के जब सारी चीजें आप पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। रिकॉर्डेड में पढ़ते हैं तो हाँ आपका लेक्चर छूट जाता है, तो फिर तो आपको देखना ही देखना है, लेकिन यही तो ऑनलाइन मोड का फायदा है। प्यारे बच्चों, हम सभी का विजय रथ चल चुका है एक अच्छे पड़ाव की ओर और अधिकतम अंक प्राप्त करने की ओर। सभी बच्चा पार्टी विश्वास और मेहनत से कार्य कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। 95+ स्कोर ला करके खुद को साबित करेंगे, और ऐसा 2025 बोर्ड परीक्षा में जरूर होगा। और 12th की परीक्षा में इस बार प्यारे बच्चों टारगेट बोर्ड आपके साथ कार्य कर रहा है। टारगेट बोर्ड का पूरा परिवार आपके साथ कार्य कर रहा है, और निश्चित रूप से आपको सफल बनाने के लिए प्रयास हमेशा चलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड जो चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, इसमें विद्युत धारा जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन प्रतिरोध के बारे में। 1 नंबर 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। आप ये जान लीजिए, हर एक लेक्चर कहते हैं सर ये क्या लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्या वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, ये 11 नंबर लेक्चर है, और अभी इसमें से लगभग 10 लेक्चर और चलेंगे। 10 लेक्चर और चलेंगे तब आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होगा, क्योंकि चैप्टर लेंथी है और मैं कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहता हूं। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, हो सकता है कार्बन प्रतिरोध के बारे में किसी बुक में बहुत थोड़ा बताया गया हो, लेकिन मैं आपको शॉर्ट मेथड में बताऊंगा और काफी अच्छे तरीके से बताऊंगा। उसे डिस्क्राइब करके आप अच्छे से लिख भी सकते हैं। कार्बन प्रतिरोध क्या होता है? सर प्रतिरोध तो पढ़े, ये कार्बन प्रतिरोध क्या है? और सर आप हमेशा से हमको ये चीजें बताते हैं, कब, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे प्रश्नों को फिजिक्स में जरूर करें, तभी आप सीखेंगे। और आपने वो बखूबी हमें अभी तक सिखाया है। सर अब इसे भी सिखाइए कि कार्बन प्रतिरोध क्यों जरूरी पड़ता है, या क्यों इसका आवश्यक है। कार्बन रेजिस्टेंस, जी हाँ, आदित्य राज आई एम ए न्यू स्टूडेंट, अपना नाम बुलवाने के लिए किया है क्या कमेंट? ठीक है, नाम तो अब तो ले ही लिया, ठीक है। तो कार्बन प्रतिरोध, तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में आज का ये वीडियो लेक्चर रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, थ्योरी के टोटल अभी जो है 10 लेक्चर और ज्यादा चलेंगे, लगभग 21 से 22 लेक्चर आपके थ्योरी के होंगे, और इसके बाद 4 से 5 लेक्चर प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल के होंगे, फिर एक ऑब्जेक्टिव, एक 1 शॉट, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक डाउट क्लास। लगभग 4 से 5 क्लासेस ये होंगे, लेकिन कमी कोई नहीं रहेगी, कमी कोई नहीं रहेगी। इसके बाद भी प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन भी करेंगे, लेकिन अभी ना तो फर्स्ट चैप्टर का हुआ है, ना तो सेकंड चैप्टर का आपका वो क्वेश्चन बैंक हुआ है। क्वेश्चन बैंक में 2-3 ये जो 3 चैप्टर अब कंप्लीट हो चुके हैं, इसी के बाद या जैसे ही बोर्ड परीक्षा का जो 12th वाला 2025 का है न्यू सिलेबस बिल्कुल कथित तौर पर बोर्ड ऑफिस के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर एकदम अपलोड कर दिया जाएगा कि हाँ अब यही चीज निश्चित है, तो उसके बाद मैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करवाऊं, क्योंकि तरीका होना चाहिए। यही रणनीति, यही योजनाएं आपको सफल बनाती हैं। आप एक ऐसे कुतर चले जा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं सही पता है, तो आप गलत कर जाएंगे। चले प्यारे बच्चों, बात करते हैं आज कार्बन प्रतिरोध क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। कल हम लोगों ने विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा ताकि आप क्लास में लौट आए। क्या आप लोगों ने पढ़ा था प्यारे बच्चों? वैद्युत शक्ति के बारे में सीखे थे सर, कितनी बार कहेंगे? इलेक्ट्रिक पावर, इसके बारे में हम लोग सीखे थे। क्या इलेक्ट्रिक पावर के बारे में सर आपने बताया था? और सर हम भी बहुत पावरफुल आदमी हैं, इलेक्ट्रिक पावर इसके बारे में भी हम लोगों ने सीखा था। सर हमारे अंदर भी सर बहुत पावर है, कहें तो आप ग्रेट खली से हम भिड़ जाएं, और अभी भी उतनी ताकत हम बना के रखते हैं सर। चलो ठीक है, लड़ना भिड़ना रेसलिंग करना कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक पावर पहले पढ़ लेते हैं। वैद्युत शक्ति के बारे में आप सभी को बताया गया था। P बराबर क्या होता है फार्मूला? P बराबर W। कार्य वैद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर को क्या कहते हैं? यहां पर W क्या है तो वैद्युत ऊर्जा के रूप में है। वैद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, है ना। अच्छा, अब बात ये आती है कि W सर आपने तो कार्य बताया था, किया गया कार्य आवेश को। तो प्यारे बच्चों मैंने 11th में ये भी सिखाया और 12th में भी ये चीज बता रहा हूं। हमेशा याद रखना, जो किया गया कार्य होता है वो ऊर्जा में ही बदलता है। किसमें बदलता है? तो किया गया कार्य ऊर्जा में ही बदलता है। कार्य अगर बदलेगा तो प्यारे बच्चों किसमें बदलेगा? कार्य बदलेगा तो ऊर्जा में बदलेगा। कार्य किसमें बदलेगा? वो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो सकती है। कार्य ऊर्जा में बदलता है। और सर ऊर्जा किसमें बदलती है? ऊर्जा प्यारे बच्चों कार्य में बदलता है। मतलब दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। अरे आप
आपके पास बहुत एनर्जी है, उस एनर्जी से आप फावड़ा लेकर के गए और पूरा खेत खोद डाले, ठीक है, घर वाले खुश हो गए, अरे भाई आज तो मेरे बच्चे ने कमाल कर दिया, पूरा का पूरा खेत फावड़े से खोद दिया। तो वहां पर आपकी एनर्जी लॉस हुई, आपकी एनर्जी लॉस हुई तो क्या हुआ, काम हुआ। मतलब कार्य से एनर्जी, एनर्जी से कार्य, दोनों मतलब वर्क से एनर्जी होती है, एनर्जी से वर्क होता है, ये दोनों चीजें एक दूसरे में रूपांतरित होती हैं, कह लो इंटरचेंज होती हैं। तो डब्लू कार्य के लिए भी यूज किया जाता है और यही ऊर्जा में बदलता है, इसलिए हम इसको ऊर्जा भी बोल सकते हैं। यहां पर ऊर्जा का तात्पर्य वैद्युत ऊर्जा से है। और कार्य क्या हो रहा है, तो आवेश को परिपथ में दौड़ाया जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवेश जा रहा है। डब्लू के फार्मूले प्यारे बच्चों हमारे पास बहुत सारे थे, क्या क्या थे जरा बताएंगे, कौन बच्चा बताएगा। W इक्वल टू VIT था, W इक्वल टू I स्क्वायर RT भी था, I स्क्वायर RT भी था, और क्या था, तो W इक्वल टू V स्क्वायर अपान में R इंटू का भी T था। ये सारे फार्मूले W के हुआ करते थे। और इसमें अगर हम T से भाग कर दे, इसमें अगर हम T से भाग कर दे, सोचो T से भाग करेंगे W की वैल्यू रख करके, तो प्यारे बच्चों P के फार्मूले क्या बनेंगे, P इक्वल टू मिलेगा, यहां से T गायब हो जाएगा, केवल VI बचेगा, यहां पर T गायब हो जाएगा, केवल I स्क्वायर R बचेगा, यहां से T गायब हो जाएगा, केवल V स्क्वायर अपान में R बचेगा। ये जितने भी फार्मूले आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बच्चा पार्टी जोर से बोलिएगा भारत माता की जय, यही सारे फार्मूले आपके विद्युत शक्ति के हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। बात समझ गए। इसकी विमा निकाल सकते हो क्या, विद्युत शक्ति की विमा, चाहे विद्युत शक्ति पूछे चाहे जो शक्ति पूछे, 11th केस से रिलेटेड ही है। मैंने बताया था इनके खानदान की विमा नहीं बदलेगी। ये वर्ड आपको याद रहने चाहिए, ये यूनिक वर्ड है, ये एक शिक्षक आपको बताने का प्रयास करता है ताकि आप उन एग्जाम्पल को सेट करके बहुत अच्छे से समझ जाए। आपको हर एक जगह में एग्जाम्पल ऐड करके बताता हूं ताकि वो बातें आपके दिमाग में बैठी रहें, छपी रहें, है ना। एकदम एक जगह पर मैंने अच्छे से वेक्टर, जैसे अगर 11th में मैं वेक्टर पढ़ाता था तो मैंने बताया कि एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, F1 है, F2 है, ठीक है, ये दोनों फोर्स हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से बताया कि गोलू अगर इसको खींचेगा, भाई दो लोग इधर, एक इधर खींच रहा है, एक इधर, गोलू इधर खींच रहा है, छोटकी इधर खींच रही है, तो ये बॉक्स किधर जाएगा, ये बॉक्स किधर जाएगा, तो बीच में जाएगा, यही होगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब परिणामी। भाई एक लोग इधर से खींच रहे हैं, एक लोग इधर से खींच रहे हैं, तो क्या बॉक्स, सोचो बॉक्स क्या इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो इधर जाता है, सीधे जाएगा ना। दोनों लोग इधर से खींचे तो ये इधर जाएगा। हम लोगों ने इस तरह के एग्जाम्पल सेट करके पढ़ाई की है, हमने रटा नहीं है। क्योंकि आनंद सर कहते हैं कि रटंत विद्या अवंति नाही, ठसंति भोजन पचंति नहीं। ना बाबा ना, हमसे तो रटना नहीं हो पाएगा, हमसे सीखना समझना एवं पढ़ना हो पाएगा। और इन्हीं तथ्यों पर मैं बात भी करता हूं। तो इसलिए प्यारे बच्चों इनको याद रखें। डब्लू कार्य की वैल्यू कैसे आई थी भाई, यहां पर इसका फार्मूला कैसे प्राप्त किया गया था, कौन बता सकता है। डब्लू बराबर किस फार्मूले से प्राप्त किए गए थे, क्या आप बल गुणे विस्थापन से प्राप्त किए थे, नहीं भाई। W इक्वल टू अगर हम बल गुणे विस्थापन करेंगे तो यहां पर उसका तात्पर्य, यहां मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हो, यहां पर आप विद्युत विभव जब लगाया गया है चालक के सिरों पर तो विभव से रिलेटेड कार्य हो रहा है। जब विभवांतर अप्लाई किया जा रहा है तब कार्य हो रहा है। एक रासायनिक सेल के द्वारा एक चालक में विभवांतर लगाया गया, विभवांतर मतलब वैद्युत सेल बैटरी जोड़ी गई तो विभव उत्पन्न हुआ, और उस विभव उत्पन्न होने से आवेश दौड़ पड़ा। तो उसके संदर्भ में क्या आपने फार्मूला पढ़ा था, तो हम कहेंगे सर विभव बराबर W अपान में Q पढ़े थे या W बराबर Q नॉट पढ़े थे, जो भी है, वहां आवेश Q नॉट था तो Q नॉट, लेकिन यहां पर आवेश अगर Q है, यहां से अगर आप प्यारे बच्चों W अपान में Q रख करके निकाले तो W बराबर क्या होगा, VQ होगा, W बराबर VQ। और जब Q की वैल्यू वैद्युत धारा, आवेश दौड़ने से वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इस सूत्र से प्यारे बच्चों I बराबर Q अपान में T से अगर हम Q की वैल्यू निकालें तो IT। ये सारे फार्मूले आपके कॉन्सेप्ट हैं, इनसे रिलेटेड ये चीजें आई हैं। इसीलिए मैं कहता हूं बेस को मजबूत करो, बेस को मजबूत करो। अगर मजबूती आ गई ना, आधार आपका मजबूत हो गया ना, तो थ्योरी पूछे, सब्जेक्टिव पूछे, फिर ये नहीं कहोगे आनंद सर जी ने हमें ये नहीं पढ़ाया था। अगर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछता है ना, तो आपका जब बेसिक कंप्लीट रहता है तो उससे रिलेटेड कुछ बना के भी अगर एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा, बोर्ड ने प्रश्न पूछा, तो उसका आप सही तौर पर जवाब दे पाते हो। तो मेरे बच्चों हमेशा ये बात याद रखना। बहुत बच्चों के कमेंट आ भी रहे हैं कि सब W बराबर VQIT, तो प्यारे बच्चों Q बराबर IT, तो यहां पर VIT। अब अगर एक सूत्र प्राप्त हो गया है VIT, तो हम और सारे फार्मूले किसके द्वारा बनाए थे, तो ओम के नियम से बनाए थे, V इक्वल टू IR। ये सारे फार्मूले क्या हैं, आपके आधार थे प्यारे बच्चों। इन फार्मूलों को प्राप्त करने के लिए, इन फार्मूलों को प्राप्त करने के लिए ये क्या थे, आधार थे बच्चों। बहुत अच्छे तरीके से बनाऊं तो बहुत अच्छा लगेगा भाई, ए बाबू अच्छा बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ना। ये लो, ये सारे फार्मूले आपके क्या थे, आधार हुआ करते थे। ये सारे फार्मूले आपका, चाहे ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये चारों फार्मूले से ये सारे फार्मूले प्राप्त किए गए थे। क्या एक बार में ये सारी चीजें आपकी रिवाइज हो गई? देखो एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर अगर विद्युत प्रतिरोध का मान अधिक चाहिए तो संयोजन किस प्रकार से करेंगे, तो श्रेणी क्रम में संयोजन करेंगे कि समांतर क्रम में संयोजन करेंगे, है ना, ये बात आपका है। तो हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में सीधे सीधे क्या हो जाता है, ऐसे R1 ये R2 ऐसे रेजिस्टेंस हुआ करता था,
है ना। ये इस प्रकार से रेजिस्टेंस है एक, ये रेजिस्टेंस है, इसके आगे ये दूसरा रेजिस्टेंस है 2, और इसके आगे ये तीसरा रेजिस्टेंस है ये 3। और प्यारे बच्चों अगर ये तीनों रेजिस्टेंस है इस प्रकार से, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो ये श्रेणी क्रम में क्या आता था, कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र हुआ करता था। अब सोचो अधिक मान प्राप्त करने के लिए हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तभी तो जोड़ेंगे, क्योंकि जो समांतर क्रम संयोजन होता है, जब प्यारे बच्चों समांतर क्रम संयोजन होता है, ध्यान से सुन लो, जब समांतर क्रम संयोजन होता है R1 R2 R3, इनको अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं इस प्रकार से, समांतर क्रम में बताया था हाथ फैला के, देखो एग्जांपल ही मैं बता, हाथ फैला के एक हाथ सभी एक जगह से, दूसरे हाथ सभी के एक जगह से जोड़ दिए जाए, तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, समांतर क्रम हो जाता है। यहां पर बैटरी लगा दी इस प्रकार से प्लस माइनस, तो यहां पर जो आया था सूत्र वो 1/r करके आया था, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये जो फार्मूला होगा इससे अगर जोड़ेंगे तो प्रतिरोधों का मान जब संयोजित करेंगे तो जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा परिपथ का वो कम प्राप्त होगा, जबकि अधिक मान के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ओके, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों यहां तक हम लोग बात कर चुके थे। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट भी होता है, और W अपान में T है ना, तो जूल प्रति क्या होता है, जूल प्रति, या इसका मात्रक या तो वाट लिखो या इसी का मात्रक प्यारे बच्चों जूल प्रति सेकंड भी होता है, जूल प्रति सेकंड भी होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बनते हैं, यहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसीलिए थ्योरी पढ़ो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर। और जूल प्रति सेकंड भी होता है, वाट भी होता है, और इसका एक मात्रक शक्ति भी पढ़े थे जो कि यांत्रिकी में यूज होता है, यांत्रिकी में यूज होता है, यांत्रिकी मतलब जो मैकेनिकल पावर होती है उसको दर्शाने के लिए हम अशुशक्ति का मात्रक का यूज करते हैं। तो ये अशुशक्ति है क्या, जो कि घोड़े के ताकत के आधार पर व्यक्त किया गया यहां पर वैज्ञानिकों ने, और वो हार्स पावर बोलते हैं। जैसे आपके समरसेबल पे मोटर पड़ी होगी, आपके गाड़ियों में जो मोटर पड़ी रहती है, इतने हार्स पावर का मोटर है, इतने हार्स पावर का मोटर, ये बहुत बार सुना होगा। तो प्यारे बच्चों वहां पर विद्युत शक्ति को अशुशक्ति में मापते हैं। तो हार्स पावर मतलब एक अशुशक्ति बराबर कितने वाट होता है, तो 746 वाट होता है प्यारे बच्चों। कितना? 746 वाट होता है। ये आंकड़ा हमेशा याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी अशुशक्ति में मात्रक देगा और आपको उसको वाट में बदलना होगा। ओके, तो ये था प्यारे बच्चों रिवीजन। पिछले रिवीजन के साथ साथ कुछ आगे की भी चीजें सीख ली कि हाँ चलो इतना, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े तो किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा लिखा हुआ है। किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा ये क्या है, मतलब किसी वैद्युत परिपथ में जो वैद्युत ऊर्जा है अगर उसे किलोवाट घंटे में मापा जाए तब क्या उसका वैल्यू रहेगा, वो हमें बताना है। तो किसी वैद्युत परिपथ में किलोवाट घंटा, इसको 1 किलोवाट, ठीक है, किसी वैद्युत ऊर्जा में अगर 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होती है, किसी वैद्युत परिपथ में जितनी ऊर्जा 1 घंटे में व्यय होती है उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं, उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार से लिखेंगे, क्या, 1 किलोवाट वाले 1 किलोवाट वाले वैद्युत परिपथ में, 1 किलोवाट वाले वैद्युत परिपथ में, यहां पर ऊर्जा को किसमें, किलोवाट में मापा जा रहा है, किलोवाट में। तो 1 किलोवाट वाले वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय वैद्युत ऊर्जा को, अरे भाई परेशान नहीं हो, कार्बन प्रतिरोध के बारे में पढ़ा रहे हैं, एकदम बता रहे हैं, एक चीज बताएंगे। व्यय वैद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? किलोवाट घंटा कहते हैं, क्योंकि ये वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है जो कि पूछ लिया जाता है। किलोवाट घंटा KWH, ठीक है, किलोवाट घंटा कहते हैं, किलोवाट घंटा कहते हैं। मतलब 1 किलोवाट वाले वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में वह वैद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं, ठीक है। इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। इसे बोर्ड ऑफ क्या, ट्रेड यूनिट, जो घर में देखा होगा जो लगे रहते हैं ना, यूनिट वाला एक बॉक्स लगा रहता है जिससे बिजली का बिल आता है, तो इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, किलोवाट घंटा को किलोवाट, ये एक मात्रक है बस, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। 1 किलोवाट घंटा को बोर्ड ऑफ जिससे घरों के परिपथों को मापा जाता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या शॉर्टकट में कह लो BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं।
ठीक है, ये बात आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये एक नॉलेजफुल वाला पॉइंट है। नॉलेज के लिए है, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए है, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए है कि किलोवाट घंटा को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, कोई पूछ ले कि ये यूनिट वाला मात्रक कौन है जो आपके घरों में वैद्युत परिपथों में लगा है, कहते हैं इतना बिल आया, इतनी यूनिट है, तो ये किस में मापा जा रहा है? तो किलोवाट घंटे में मापा जा रहा है। अब बात बताई जाए कि किलोवाट घंटे में सर जूल कितने होंगे, तो इसको निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जाएगा? एक किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा? 1 किलोवाट घंटा बराबर, ध्यान समझना, रटना नहीं, 1 किलोवाट घंटा बराबर प्यारे बच्चों क्या होगा? देखो 1 किलोवाट में कितने वाट? तो 1000 वाट। और 1 घंटे में कितने सेकंड, मतलब एमकेएस में, मतलब ये एक अन्य मात्रक है वैद्युत ऊर्जा। किलोवाट घंटा एक वैद्युत ऊर्जा का अलग मात्रक है। इसको अगर हम एमकेएस में बदलें, मतलब जूल में बदलें, तो सारे जूल में वैल्यू रखना चाहिए एमकेएस वाली। तो किलोवाट को वाट में 1000 वाट, और घंटा में कितने सेकंड? तो 3600 सेकंड। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। अब वाट इंटू सेकंड, ये बन गया वैद्युत ऊर्जा का मात्रक। यहां से वैद्युत ऊर्जा का मात्रक देखो, P बराबर W अपान में T, ये होता है। यहां से आप W बराबर क्या निकालोगे? P इंटू टी। तो P का मात्रक वाट और T का मात्रक सेकंड। तो ये जो W है प्यारे बच्चों, ये वैद्युत ऊर्जा ही तो है, और वैद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट इंटू सेकंड, यहां भी तो वाट इंटू सेकंड ही है। यहां पर अगर हम देखें तो 36 गुणे 1 2 3 4 5 5 0, तो 10 की घात 5, 36 गुणे 10 की घात 5, और वाट इंटू सेकंड को वैद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट इंटू सेकंड है, जिसे हम जूल भी बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक ही जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है। ये लिख ले, या फिर दशमलव में, क्योंकि 36 पूरे अंक नहीं लिया जाते, कोटि मान लिया जाता है, तो 3.6 गुणे 10 की घात में, ये जो 5 है ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 10 की घात में 6, क्योंकि दशमलव 1 अंक बाद इधर लगा रहे हैं, तो 10 की घात 6 जूल हो जाएगा। ये क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना जूल होता है। वैसे किलोवाट घंटा पूरा लिखा हुआ है, यहां पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, बस आंकड़े आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। 1 किलोवाट घंटा किसे कहते हैं? अगर लिखने के लिए आ जाए 2 नंबर में, तो आप बड़े आसानी से और बहुत अच्छी भाषा में लिख लोगे। बहुत बढ़िया, सभी का बहुत बहुत आभार। सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत बच्चों ने ये कमेंट कर दिया है। ठीक है सर, वैद्युत इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक क्या होता है सर? तो वाट ही होता है एसआई मात्रक। और बीमा तो निकाल लो, वैद्युत शक्ति बताएगा W अपान में T, तो mL2T-2 बीमा निकालने के लिए। और समय के लिए क्या नीचे T, तो ये T ऊपर जाएगा, है ना। लो यहीं पर बता दे रहे हैं, P बराबर है W अपान में T। वीमा देखो कैसे निकाला जाता है, जो 11th में नहीं सीखे उन्हीं को ये चीज दिक्कत आएगी, क्योंकि 11th में सिखाया गया वीमा निकालना। वीमा भी क्या है? एक मात्रक को प्रदर्शित करने का एक नया रूप है बस। तो W अपान में T क्या है? W कार्य का मात्रक, कार्य की वीमा mL2T-2। अब ये कैसे वीमा आई, तो फिर तो 11th का बहुत बेस हो जाएगा अगर कहो कार्य का सर कैसे निकाला गया। अपान में T मतलब समय का मात्रक T लिखा जाता है। 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं, और 7 के मूल भौतिक राशियों के मात्रक मैंने 1-2 बार चर्चा भी की है वीडियो लेक्चर में, रोज नहीं चर्चा कर पाऊंगा कि कैसे बीमा निकाली जाती है। अगर आप रेगुलर देख रहे थे तो जरूर होगा, जरूर देखे होंगे, 12th में ही देखे होंगे कि मैंने बीमा निकालने के लिए कैसे सिखाया है, बताया है, मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से। T क्या है प्यारे बच्चों? 1 यहाँ पर पावर है, ये 1 ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा, तो -2 और -1 जुड़ जाएंगे, क्योंकि T की घातें आपस में जुड़ेंगी, और ये तो जुड़ेंगे नहीं, और हमेशा अंश में ही सारे लिखे जाते हैं, इसलिए mL2, और इस T को हमारी मजबूरी है ऊपर ले जाना, तो ये 1 है, ऊपर जाएगा -1, -2 -1 -3 हो जाएगा, T की पावर -3। यही हो गई प्यारे बच्चों शक्ति की विमा, mL2T-3। mL2T-3 ये क्या हो गई? शक्ति की विमा हो गई। याद रखिएगा, आप तो नहीं भूलोगे। आइए अब बात करते हैं कार्बन प्रतिरोध की। तो बहुत ज्यादा लिखने वाला पार्ट होता है कार्बन प्रतिरोध का। फिलहाल मैं कार्बन प्रतिरोध को आपको समझा देता हूं, पहले क्या जरूरत, क्या दिक्कत है, और क्या कैसे वर्क करते हैं भाई सभी लोग, कैसे साइंटिस्ट काम करते हैं। कार्बन प्रतिरोध, साइंटिस्ट का मतलब है कैसे साइंस काम करता है। कार्बन प्रतिरोध मतलब प्यारे बच्चों कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस ये क्या है सर? जरा हमें इसके बारे में विस्तार से समझाइए। ठीक है, पहले आप विस्तार से समझा दीजिए, तभी तो हम प्यारे प्यारे बच्चे बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखेंगे। क्योंकि आपकी बातों से केवल नहीं होने वाला सर कि आप बता दिए 95% प्लस लाना है तो लाना है, लेकिन ऐसे तो होगा नहीं, इसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है सर। आप हमें उल्लू ना समझिए, ठीक है, इतना मजाक की बात थी। मेहनत तो कर ही रहे हैं, और मेहनत बखूबी करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इसके लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी बच्चा पार्टी। इसके लिए टीपू सुल्तानों मैं खुद तैयार हूं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए मैं खुद तैयार हूं बच्चों। इसके लिए आपको कहने की जरूरत नहीं है कि सर ये काम हो जाए और ये काम हो जाए। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध, कार्बन रेजिस्टेंस, इसके बारे में सब थोड़ा सा बताइए। ये क्या आवश्यकता पड़ी, ये क्यों आया हमारे फिजिक्स में घुसा, एक सिलेबस में बढ़ाने के लिए अभी तक प्रतिरोध पढ़े और प्रतिरोध में ये जबरदस्ती घुसाया।
जबरदस्ती घुसाया हमें परेशान करने के लिए। तो बच्चों परेशान करने के लिए क्यों घुसा, उसकी आवश्यकता पड़ी, जरूरत क्या पड़ी, वो समझाते हैं आपको। बड़े बड़े विद्युत परिपथ जो आपके घरों में वायरिंग हुई है, ध्यान समझना, अब आपके एकदम चेतन मन जो है वो खुल जाना चाहिए। आपका जो चेतन मन है एकदम कंसंट्रेशन वो बिल्कुल हमारी आंखों की ओर होना चाहिए, और हम आंखों में तेज रखते हैं बहुत, आंखों से आंखें मिला करके हमसे बात कीजिए। जो आपके घरों में वैद्युत परिपथ है बच्चा पार्टी, वैद्युत परिपथ में देखा होगा जहां पर लाइन आपसे घर से जोड़ी गई है, इलेक्ट्रिक वाली लाइन आपके घर से जोड़ी गई है, जहां पर आपका मेन एमसीवी लगा होगा या कटआउट लगा होगा, या कह लो यही बिजली बिल यूनिट में बताने वाला बॉक्स लगा होगा। वहां पर देखा होगा कुछ एमसीवी भी लगी रहती है, कहीं आजकल एमसीवी चलने लगे हैं, कभी पहले प्रतिरोध चलते थे, ऐसे लगा देते थे। समरसेबल वगैरह जहां पर है ना बिजली बिल, लड़के ज्यादा जानते होंगे, लड़कियां तो कहीं ज्यादा इधर उधर नहीं घूमने जाती हैं, लेकिन जिनके घरों में समरसेबल है, जो खेती होती है, वो वाले समरसेबल की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर देखेंगे कटआउट वगैरह लगे हुए हैं। आज भी मैं गांव में जाता हूं तो मैं देखता हूं वहां पर, तो वो प्रतिरोध होता है, इस प्रकार का बॉक्स बना होगा, और बीच में दो, यहां पर 2 पॉइंट दिए रहते हैं, और बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है। ध्यान समझना, मैं क्या बता रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से समझना, एक एक बात क्लियर करूंगा। एक इस तरह का बॉक्स होता है, यहां पर पकड़ने के लिए बना रहता है, और फिर ये 2 पॉइंट के बीच में बच्चों क्या कर दिया जाता है, एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, एक तार लगा दिया जाता है। ये क्या है, ये तार क्या है, तो यही है प्यारे बच्चों प्रतिरोध। ये क्या है, प्रतिरोध है। ये क्या है, प्रतिरोध। ये किसका बना होता है सर, तो ये बना होता है मिश्र धातुओं का, मिश्र धातुओं का बना होता है, या धात्विक चालक जो भी हैं, मिश्र धातुओं का अधिकतर होता है, या कह लो धात्विक चालक जो भी हैं, धात्विक चालक जितने भी हैं, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेकिन उनका धात्विक चालक का बहुत कम बनाया जाता है, मिश्र धातुओं का ज्यादा बनाया जाता है, क्योंकि धात्विक चालक ऑलरेडी वैद्युत को बढ़ावा देने वाले हैं, तो मिश्र धातुओं के चालकों का यहां पर यूज किया जाता है। ये चालक है, इनमें धारा प्रवाहित होती है, लेकिन ये ब्रेकर हैं, स्पीड ब्रेकर है। जैसे आपके रास्ते में ब्रेकर बने होते हैं, ठीक वैसे ही वैद्युत परिपथ में वहां से लाइट आ रही है खंबे से, है ना, अब वहां खंबे से आपके घर में कनेक्शन किया गया, अब खंबे में लाइट आ रही 11,000 की लाइन, है ना, फिर ट्रांसफार्मर रखा गया, और ट्रांसफार्मर से फिर आपके गांव में पूरे लाइट जा रही है। ट्रांसफार्मर क्या कहता है, 11,000 वोल्टेज को नीचे डाउन कर देता है, 300 वोल्टेज वो बना के आपके घरों में भेजता है। प्यारे बच्चों याद रखना, अभी एक एक आपको पूरी फिजिक्स सिखा दूंगा, आप घर में एकदम सीना तान कहीं से खड़े होगे, और जब कोई भी इलेक्ट्रिक वायरिंग करने वाला आएगा तो उसको बताओगे एकदम बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ये बिजली जो यूनिट बताने वाला ये काम क्या है, वैद्युत परिपथों में किस प्रकार वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कौन अल्टरनेटिंग करंट है, कौन डायरेक्ट करंट है, इन्वर्टर से कैसे वैद्युत धारा प्राप्त होती है, इन्वर्टर का काम क्या है ना, ट्रांसफार्मर का काम क्या है। ट्रांसफार्मर का काम है बहुत उच्च वोल्टेज को या तो निम्न वोल्टेज में बना देना, या निम्न वोल्टेज को बहुत उच्च वोल्टेज कर देना। जो आपके गांव में ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, या गली मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, तो बच्चों वो वैद्युत धारा या वो कह लो वोल्टेज को बढ़ाता नहीं है। गली या मोहल्ले में यूज होने वाला ट्रांसफार्मर आपके वोल्टेज को, जो 11,000 की लाइन से जुड़ा हुआ वो ट्रांसफार्मर है, तो वो 11,000 वोल्टेज थोड़ी आपके घरों में भेज देगा। अरे भाई आपकी बिजली के बिल, ये बिजली के बल्ब राड वगैरह सब तड़ाक तड़ाक उड़ जाएंगे, क्योंकि इनकी क्षमता मात्र 250 वोल्टेज बर्दाश्त करने की है, 250 से 300। तो वो जो ट्रांसफार्मर रखा है उसे क्या करता है, वो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, वो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में डाउन करके भेज देता है। वो कुंडलियां ट्रांसफार्मर के ऊपर लगी होती है, वो उसकी मैकेनिक्स, तो हम लोग उसे प्रत्यावर्ती धारा में पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार कार्य करता है, बताएंगे सब, ठीक है। चलो, तो प्रतिरोध धात्विक चालक आपके घरों में लगे होते हैं, ये मिश्र धातुओं के बने होते हैं। अगर हमें ज्यादा की जरूरत पड़ती, लेकिन ये जो है ना, ये जो है, ये 1 ओम से इनका मान जो है, इनका मान 1 ओम से कुछ 100 ओम के बीच होता है, 200, 300, कुछ 100 ओम तक होता है, ठीक है। अगर इतना छोटा तार है, अगर हमें बहुत अधिक ओम के प्रतिरोध की जरूरत पड़ेगी, मान लो आपके घर में धारा बहुत ज्यादा आने वाली है और आपको प्रतिरोध, घर में धारा चाहिए थी बहुत कम एम्पियर की, तो आपको प्रतिरोध ज्यादा लगाना पड़ेगा, ब्रेकर भाई बड़ा बनाना पड़ेगा, है ना। अरे भाई बहुत तेज से स्पीड से गाड़ी आने वाली, रास्ते में आपको ब्रेकर थोड़ा सा ऊंचा बनाना पड़ता, तभी तो लोग जो गाड़ी बहुत तेज चलते तब धीमा करके ही निकलेंगे। छोटा मोटा ब्रेकर बनाएंगे ना, हवा उड़ा देते हैं, कहते निकल जाएंगे, बस थोड़ा ही धीमे करेंगे, अपनी स्पीड को थोड़ी ही धीमे करेंगे, ज्यादा नहीं धीमे करेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन जब आप बहुत हैवी ब्रेकर बना देंगे तो वो अपने आप धीमे करके ही निकलेंगे, फिर जबरदस्ती आपने कर दी। वही हाल यहाँ पर, अगर हम अधिक प्रतिरोध यहाँ पर लाना चाहते हैं तो हम क्या करें भाई, इनका मान इतना अगर छोटा रहता है तो 1 ओम से कुछ 100 ओम तक ही होता है। ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों को समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में जोड़ने का प्रयास करते हैं, अधिकतर श्रेणी क्रम में जोड़ता है।
लेकिन अगर हमारी टीवी है, अगर हमारा कैमरा है, अगर हमारा डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, अगर ये हमारा कंप्यूटर रखा हुआ है, इधर एसी लगी हुई है, इनके भीतर भी तो यही काम होगा। और क्या इतने बड़े बड़े लंबाई के, क्योंकि इसमें जो वैद्युत धारा चाहिए ना वो बहुत ही कम चाहिए, इतनी ज्यादा की इन्हें आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इससे ज्यादा वैद्युत धारा नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। तो इनमें वैद्युत प्रतिरोध ये काम नहीं करते हैं। ये है वैद्युत परिपथ। क्या है? वैद्युत परिपथ में यूज होने वाले प्रतिरोध हैं। वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध। इन्हें प्यारे बच्चों, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है तार आबद्ध प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तार आबद्ध प्रतिरोध कहा जाता है। तार आबद्ध प्रतिरोध। अरे सर, तार आबद्ध प्रतिरोध मतलब ये धात्विक चालक या मिश्र धातुओं से मिलकर बने होते हैं, इन्हें तार आबद्ध प्रतिरोध कहा जाता है। इनका प्रयोग वैद्युत परिपथ में होता है। वैद्युत परिपथ का मतलब जो आपके घरों की वायरिंग बड़ी बड़ी लाइन वाली हो रही उनमें होता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर अच्छा एक चीज मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने यहां पर चर्चा जो है ज्यादा वो तार आबद्ध प्रतिरोध की कर दी है, तार आबद्ध प्रतिरोध की कर दी है। ये घरों में इस प्रकार से आपने देखा होगा और हमने तार आबद्ध प्रतिरोध की चर्चा कर दी है। तो मैं चाहता हूं यहां पर तार आबद्ध प्रतिरोध ही लिख दूं तो बहुत सही रहेगा। तार आबद्ध प्रतिरोध, तार आबद्ध प्रतिरोध। बाद में कार्बन प्रतिरोध को भी आपको समझा रहा हूं। तार आबद्ध प्रतिरोध ये यूज होता है घरों में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो घर की वायरिंग है वो तार आबद्ध प्रतिरोध उनमें यूज हो रहा है। उन्हें वैद्युत परिपथ बोला जाता है। जो घर की वायरिंग है उन्हें क्या बोला जाएगा प्यारे बच्चों? वैद्युत परिपथ बोला जाएगा। जो घर की वायरिंग बड़े बड़े तार फैले हुए हैं, लेकिन उन तारों से जो टीवी जुड़ी है, जो कैमरा जुड़ा है, जो फ्रिज जुड़ा हुआ है, जो कूलर जुड़ा हुआ है, जो पंखा चल रहा है, जो मोबाइल चार्जर, आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है, जो एसी लगी हुई है, जो कूलर लगा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ कहलाते हैं। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक परिपथ, वैद्युत परिपथ मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वो अलग अलग चीजें हैं। कहते हैं आप इंजीनियर कौन से हैं? तो कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आपने किससे की? इलेक्ट्रिक से कि इलेक्ट्रॉनिक्स से? बहुत बड़ा अंतर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स से करने वाला जो इंजीनियर होता है वो छोटे पार्ट्स में वर्क करता है। वो टीवी बनाता है, वो मोबाइल फोन बनाता है, वो फ्रिज का स्पेशलिस्ट बनेगा, वो एसी का स्पेशलिस्ट बनेगा, वो टीवी बनाने वाला स्पेशलिस्ट बनेगा, वो कैमरा बनाने वाला स्पेशलिस्ट बनेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो बड़े बड़े परिपथों में वर्क करेगा। उसे टीवी बनाने से मतलब नहीं है, उसको बस टीवी में कैसे करंट दौड़ानी है इससे मतलब है। क्या अंतर समझ पाए? उसे टीवी में करंट कैसे दौड़ानी है बस इससे मतलब है। अब अंदर क्या खराबी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ इंजीनियर। इलेक्ट्रॉनिक्स से एमएससी जो प्यारे बच्चों होती है, एमएससी, उसमें भी फिजिक्स के कई पार्ट हैं। जो मेरा एमएससी था फिजिक्स का वो टोटल है, टोटल पार्ट। इसीलिए मेरे फर्स्ट ईयर में भी 5 सब्जेक्ट थे और सेकंड ईयर में 5 सब्जेक्ट। लेकिन फिजिक्स में एमएससी करने के भी कई सारी ब्रांचेस हैं। आप मैकेनिक्स से कर लो, आप इलेक्ट्रॉनिक से कर लो, आप इलेक्ट्रिकल से कर लो, सब ब्रांचेस अलग अलग हो जाएंगी। वो भी हो जाता है। उसे कहते हैं एमएससी ऑनर्स, किसी एक टॉपिक पे, किसी एक ब्रांच में। लेकिन अगर एमएससी टोटली आपने की है, कंप्लीट एमएससी, तो फिर वो सिंपल एमएससी कही जाएगी, और जिसमें फिजिक्स के सारे पार्ट इंक्लूड हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, सारे पार्ट इंक्लूड हैं। तो वो फिर सिंपल फिजिक्स हो जाती है, सिंपल एमएससी हो जाती है। मतलब उसमें सारा कुछ इंक्लूड है। बात को समझना मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बेस से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि घरों में मतलब आप उसको रियलिटी में फील कर सको। रियलिटी में समतुल्य का मतलब होता है समान, एक दूसरे का अर्थ समान होना, ठीक है, समतुल्य, ठीक है। जैसे मैं कहूं पटना जिला और मुजफ्फरपुर जिला दोनों समतुल्य हैं। लगभग यहां जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वही मुजफ्फरपुर जिले में व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो एक दूसरे के समतुल्य हैं, मतलब तुलना करने में समान, समतुल्य। बात समझ गए सर? फिर शुरू हो गए। अरे भाई आपको समझाने के लिए शुरू, क्या बात में शुरू, मतलब वही आपको समझाने के लिए पूरा पार्ट में लेकर के आ रहा हूं। आपको क्लियर कीजिए ना सर। मेरा डाउट क्लियर तो कर दिया हूं सबका भाई। अब देखो मैं बात कर रहा हूं आगे कार्बन प्रतिरोध। देखो यहां पर पूरी भाषा लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। मैं एक चीज लिख करके आपको बताऊंगा कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। देखो समय बहुत लूंगा लेकिन समझा के जरूर जाऊंगा बच्चों। मेरी वो आदत नहीं हवा में उड़ने की, ठीक है। मेरी आदत हवा में उड़ने की नहीं है। मेरी आदत है आपको जमीनी स्तर का नॉलेज देना, जो कोई नहीं देता है, जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। मैं उनकी तरह नहीं हूं। मैं आपको बस सिखाने के लिए कुछ भी कर गुजरना पड़ेगा तो करूंगा। मेरी आदत ये है, ठीक है। मैं एक शून्य लेवल के बच्चे को भी पकड़ना चाहूँ। मुझे पता है एडवांस बच्चे भी ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, उनको डीप में पढ़ना ही नहीं, उनको याद हो जाता है बहुत जल्दी, स्मरण बहुत जल्दी हो जाता है, उनकी कैलकुलेशन पावर अच्छी है, तो उनको लगता है कि हम बहुत स्पीड। लेकिन जब बेसिक से कोई प्रश्न करेगा ना, अरे सर ये तो हमें पढ़ाया नहीं गया, आप उसके आगे पूछिए। अरे उसके आगे हम क्या पूछे जो छोटी सी बात नहीं बता पा रहे हो।
बात ये होती है, बहुत बेसिक चीजें समझिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में डिफरेंस है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में डिफरेंट है। तो अगर कार्बन प्रतिरोध की बात करें तो इसका उपयोग सबसे पहले जान लीजिए, इसका उपयोग ये क्यों बना, तो इसका उपयोग प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में होता है। कहां होता है इसका उपयोग? इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में होता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में होता है, परिपथों में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनका मान अति उच्च होता है, इनका मान अति उच्च होता है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में टीवी चलाने के लिए बहुत ज्यादा एम्पियर की धारा नहीं चाहिए, बहुत कम एम्पियर की धारा चाहिए। और बहुत कम एम्पियर की धारा टीवी में कब जाएगी? टीवी में कब जाएगी? जब हम उसमें वैद्युत प्रतिरोध लगा देंगे उसके मार्ग में। तो वैद्युत प्रतिरोध सर वही वाला लगा दीजिए ना, ये वाला। अरे ये इतने कुछ 100 ओम का होता है, कुछ 100 ओम का होता है, और हमें चाहिए बहुत ज्यादा ओम का प्रतिरोध। तो क्या इनको श्रेणी क्रम में जोड़ के बहुत बड़ा लंबा तार बनाते हैं? अरे भैया टीवी को तो फिर पता लगे 50 मीटर लंबा तार लगा दे, तो 50 मीटर की टीवी है, 50 लोग उसको लेके जा रहे हैं, भैया कहां जा रहे हो? टीवी लेके जा रहे हैं भैया, ऐसा बोलेंगे। हाँ भाई, बेवकूफी वाली बात हो जाएगी। हमारे पास जो तरीका है, क्या तरीका है प्यारे बच्चों? कार्बन प्रतिरोध। वो कार्बन को ही क्यों लिया जा रहा है? यहां अर्धचालक यूज किया जाता है, यहां पर सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन भी आता है। तो कार्बन क्यों? क्योंकि कार्बन की प्रतिरोधकता अति उच्च होती है, इनका मान अति उच्च, इनका मान अति उच्च होता है, अति उच्च होता है। इनके प्रतिरोध का मान इस प्रकार लिख सकते हो, इनके प्रतिरोध का मान, किसके? कार्बन प्रतिरोध। ये इनके मतलब कार्बन प्रतिरोध, इसका मतलब कार्बन प्रतिरोध। इनके प्रतिरोध का मान, इनके प्रतिरोध का मान अति उच्च होता है, अति उच्च होता है, ठीक है। इनके प्रतिरोध का मान अति उच्च होता है। इनकी विद्युत प्रतिरोधकता, अरे लिखें क्यों लिखें, है ना? कार्बन क्यों यूज किया गया? क्योंकि कार्बन की जो प्रतिरोधकता है वो अधिक। कार्बन क्यों? आपके जवाब मन में जवाब आ रहा होगा, सर कार्बन क्यों? ये आपका सवाल है। ये किसका सवाल है? ये मेरी बच्चा पार्टी का सवाल है, बच्चा पार्टी का सवाल, बच्चा पार्टी का सवाल है। मैं खुद ही आपके डाउट जानता हूं, ठीक है, मुझे आपको पूछने की जरूरत नहीं है, मैं खुद पूछ लूंगा, मैं खुद समझ जाता हूं। बच्चा पार्टी का सवाल है, कार्बन क्यों? तो इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, इसकी प्रतिरोधकता अति उच्च होती है। इसकी प्रतिरोधकता जो है ना, प्रतिरोधकता इसके मटेरियल की, इसका गुण है प्रतिरोधकता, मतलब उसका विशिष्ट गुण, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोधकता, इसकी प्रतिरोधकता अति उच्च होती है, अति उच्च होती है। चलो सर, बात आपकी समझे, कुछ आगे बताइए। अब देखिए, कार्बन प्रतिरोधों को बस जान लेना जैसे इलेक्ट्रिक। अब कार्बन प्रतिरोध देखे हो, आप दिखाते हैं आपको, कहीं ऐसे तो नहीं, लेकिन चार्जर तोड़ोगे, चार्जर नया नया नहीं तोड़ देना। कोई खराब डिवाइस आपके घर पे पड़ा हो कोई, तो उसको तोड़ के देखना। माफ करना भाई, कोई ऐसा तोड़ नहीं देना टीवी भी घर में, ठीक है, मोबाइल फोड़ के देखने लगो, प्लीज रिक्वेस्ट है। कोई चीज वैद्युत परिपथ की पुरानी खराब पड़ी हो, एक चार्जर ही खराब पड़ा हो, उसको तोड़ के देखना, उसको तोड़ के देखना, तो आपको प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस, कुछ जो कार्बन प्रतिरोध है वो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये होता है कार्बन प्रतिरोध। छोटे छोटे आपको लगे हुए मिलेंगे, छोटे छोटे आपको लगे हुए मिलेंगे। अरे सर जादू कर दिए आप तो, चमत्कार, मुझे बता दिया। अभी तक मैं देखता था तो ये सोचता था क्या चीज लगी हुई है, ये सोचता था क्या चीज लगी हुई है। छोटे छोटे गोल गोल ऐसे भी, किसी प्लेट देखना, चार्जर की प्लेट निकालना, तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे वो भी लगे होंगे, ऐसे ऐसे बहुत कुछ बड़े रहते हैं, कुछ छोटे रहते हैं, 2 तार निकले हुए। यहां पर लिखा भी रहेगा, यहां पर लिखा भी रहेगा 2, सॉरी क्या हो गया, यहां पर लिखा भी रहता है 2 माइक्रोफैरेड, इस प्रकार से लिखा रहता है। ये क्या होते हैं बच्चों? ये कैपेसिटर होते हैं, बहुत छोटे छोटे यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में ये छोटे छोटे जो होते हैं वो कैपेसिटर होते हैं। ये क्या होते हैं? कार्बन प्रतिरोध। यस सर देखे हम, वाह सर बहुत गजब, यस सर देखा है, हमने भी देखा है गुरुजी, हमने भी देखा है। रिया पांडे, जितने लोगों ने देखा है भाई जल्दी से कमेंट करिए। यस सर हमने भी देखा है, हमने भी देखा। देखो चीजें सीख के जाना, रट के जाओगे तो मुंह तोड़ देंगे आप सभी का। यस सर देखे हैं, चार्ज में, चार्जर में, ओके वेरी गुड। यस सर होता है, होता है, होता है, मैंने देखा है, मैंने देखा है। सर यही मोबाइल जिसमें क्लास कर रहे हैं इसे तोड़ दें, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा हम। यस सर मैंने बहुत बढ़िया। सर टीवी फोड़ दिया पापा कह रहे हैं, अब पिटाई होगी, ठीक। देखो तो ये होता है प्यारे बच्चों कार्बन प्रतिरोध, ठीक है। अच्छा अभी तो बात करनी है ये कार्बन प्रतिरोध के बारे में, और मैंने देखिए पीडीएफ में जो अभी तक मैंने बोला वो सारी चीजें पीडीएफ में लिखी हुई हैं। मैं एक बार से इसको रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाएं, ठीक है। पीडीएफ मैंने इतनी देर गला फाड़ा है, वो सारी बातें जो पीछे समझाई हैं वही इसमें विधिवत अच्छे तौर पर लिखी हुई हैं। अब ये नहीं कहना सर पीडीएफ से ये ज्यादा पढ़ा गए, मैंने हमेशा से कहा है पीडीएफ को मैं यूज तभी करूंगा जब बहुत ज्यादा लिखना होगा, और उसको भी मैं समझाऊंगा बाद में। केवल इसका केवल ये रह गया कि जब आपके पास पहुंचे तो आप इनको थोड़ा सा ऊट पटांग देखो लिखा हुआ है समझाने के लिए, क्योंकि आपकी तरफ बोला फिर मैंने लिखा, फिर आपकी तरफ बोले फिर लिखे, तो ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक
सिस्टमेटिक नहीं है, क्योंकि लिखना जब ज्यादा होता है ना तो सिस्टमेटिक थोड़ा सा बिगड़ जाता है, लेकिन जब डेरिवेशन होता है तो वो तो मुझे ऐसे करना, ना कोई बुक ना कुछ, फिर तो आपके सामने सब कुछ ऐसे ही जैसे सिस्टमेटिक चलता है। मेरा पढ़ाने का तरीका अंदाज यही रहता है। तो बात प्यारे बच्चों, बात ना करते हुए ये चीज समझ लीजिएगा कि क्या जो मैंने बातें बोली वही सब लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा लिखना है, समझ लीजिए। मैं एक बार इसको अंडरलाइन करके समझा दे रहा हूं। वैद्युत परिपथ व इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रायः दो प्रकार के प्रतिरोध प्रयोग किए जाते हैं। प्रतिरोध कितने प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं? दो प्रकार के प्रतिरोध प्रयोग किए जाते हैं। एक होता है तार आबद्ध प्रतिरोध। तार आबद्ध प्रतिरोध मतलब किसी तार का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? तार का बनाया जाता है, किसी भी तार का, वो धात्विक चालक हो, मिश्र धातु का बना हो, तार आबद्ध प्रतिरोध कहते हैं। तथा कार्बन प्रतिरोध, दो प्रकार के प्रतिरोध, एक तो तार आबद्ध प्रतिरोध, दूसरा तार आबद्ध प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध, तार आबद्ध प्रतिरोध, ठीक। तार आबद्ध प्रतिरोध धात्विक चालक या मिश्र धातुओं के होते हैं। देखो पूरी बात लिखी हुई है। इनका प्रयोग विद्युत परिपथ में 1 ओम से कुछ 100 ओम तक होता है। विद्युत परिपथ में 1 ओम से कुछ 100 ओम तक। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ टीवी, फ्रिज, कूलर, कैमरा, मोबाइल, कंप्यूटर आदि, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में प्रायः अति उच्च प्रतिरोध का मान चाहिए। तो हम बहुत लंबा तार तो नहीं ले सकते। हो सकता है कि सर प्रतिरोध बनाने के लिए क्या उसका यूज नहीं करेंगे क्या? अरे यूज करेंगे, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, तार बहुत लंबा, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा चाहिए। और अगर तार बहुत लंबा तो डिवाइस बहुत बड़ी हो जाएगी, और डिवाइस बड़ी हो जाएगी तो 20 लोग तो उसको टांग के ले जा रहे हैं, घर में फिट ही नहीं हो रहा है। टीवी पता लगे पूरी दीवार में दीवार टीवी, और टीवी स्क्रीन छोटी, उसका प्रतिरोध बहुत बड़ा। बात समझे कितना फनी हो जाएगा, है ना? तो अति उच्च प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है। ये प्रतिरोध किलो ओम, अरे बाप रे बाप, मेगा ओम, बहुत ज्यादा के क्रम के होते हैं। मतलब इतने मान के कार्बन प्रतिरोध होते हैं। अति उच्च प्रतिरोधों को धात्विक चालक से बनाना सुविधाजनक नहीं होगा। जो अति उच्च प्रतिरोध बनाना है तो धात्विक चालक से बनाना सुविधाजनक नहीं होगा। यही लेकर रहा हूं, सुविधा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रतिरोध हो जाएगा, बहुत बड़ा तार हो जाएगा, क्योंकि तार की बहुत अधिक लंबाई की आवश्यकता होगी। ऐसे प्रतिरोधों को अर्धचालकों से बनाया जाता है। सबसे उचित अर्धचालक पदार्थ जो है वो कार्बन है। सबसे उचित अर्धचालक पदार्थ क्या है? तो कार्बन है। कार्बन मतलब सी, प्यारे बच्चों, बात समझ गए? ओके, कार्बन प्रतिरोध। अब देखो, कार्बन की प्रतिरोधकता बहुत अधिक 3.5 × 10⁻⁻5 ओम मीटर होती है। प्रतिरोधकता रो से रिप्रेजेंट करते हैं, याद होगा। ये माप में अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये काफी सस्ते भी होते हैं, बहुत सस्ते भी होते हैं। कार्बन प्रतिरोधों के मानों को व्यक्त करने के लिए वर्ण कोड का प्रयोग किया जाता है। वर्ण कोड, कार्बन प्रतिरोध जो बना दिया गया, ठीक, बना दिए गए अलग अलग प्रकार के, अलग अलग मान से, लेकिन इनको मापने का एक अलग तरीका है जिसे हम वर्ण कोड कहते हैं। कार्बन प्रतिरोध को मापने के लिए एक अलग तरीका है जिसे हम वर्ण कोड कहते हैं, उसको समझेंगे अभी, का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन प्रतिरोध जो देखो प्यारे बच्चों यहां पर बना हुआ है, ये इसमें 3 रंग की पट्टियां हैं, ठीक है। मैं यहां पर एक चित्र बनाऊंगा, एक मैं यहां पर चित्र बनाऊंगा इस प्रकार से, यही कार्बन प्रतिरोध का चित्र बनाऊंगा, ठीक है। ये कार्बन प्रतिरोध। अब यहां पर 3 रंग, अलग अलग कलर की पट्टियां हैं। एक कलर ये हो गया, एक कलर ये हो गया, और तीसरा कलर ये हो गया। चौथा कलर जो प्यारे बच्चों वो गोल्डन होता है या सिल्वर होता है, तो मैंने यहां पर गोल्डन कलर का ये एक लाइन बना दिया। 2 अलग अलग कलर के, यहां पर एक कलर यहां पर दिख नहीं रहा है, लेकिन यही कलर है प्यारे बच्चों, गोल्डन कलर का, ठीक है। यहां पे दिख नहीं रहा है सही से, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वैसे समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है ऐसे कैमरे में आपको हम नहीं देख पा रहे हैं, वैसे दिख रहा होगा। तो यहां पर एक कलर ये जो है ये प्यारे बच्चों गोल्डन है। ये हमेशा एक कलर की पट्टी या तो गोल्डन होगी या सिल्वर होगी, ठीक है। ये मतलब या तो सोने के कलर का होगा या तो चांदी के कलर का होगा, दोनों, मतलब दोनों में से कोई एक, या फिर नहीं होगा, और नन, मतलब नहीं भी होगा, ऐसा देखने को मिलेगा कई बार। कार्बन प्रतिरोध में ये चौथी पट्टी होती ही नहीं। इस पट्टी को प्यारे बच्चों हम लोग इस पट्टी को हम लोग ए बोलेंगे, इस पट्टी को हम लोग बी बोलेंगे, इस पट्टी को हम लोग सी बोलेंगे, इस पट्टी को डी बोलेंगे। ये कार्बन प्रतिरोध बना हुआ है, ऐसे बनाया जाता है, लेकिन इनका मान अलग अलग होता है। तो उन कलर की ये जो पट्टियां है ना, इनसे देख करके हम निर्धारित करते हैं इनको, इन रंगों की पट्टियां अलग अलग देख के निर्धारित करते हैं। अब सर रंग तो कई प्रकार के होते हैं, तो उनके लिए मैंने एक लिस्ट बना रखी है, समझाएंगे। पहले आज ये इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। कार्बन प्रतिरोध, यह पहली 2 पट्टी, ये पहली लिखा हुआ है, ठीक है, पहली 2 पट्टी रंगों की प्रतिरोध को व्यक्त करती है। जितना पट्टी का अंक होता है उतना ही उसका प्रतिरोध लिखा जाता है। पट्टी का अंक अलग अलग होता है, अभी दिखाएंगे। जो भी जिस कलर की पट्टी है, इस ए कलर यहां पर देखें ना, ये ए कलर हो गया, मान लो ये बी कलर हो गया, ये सी कलर हो गया, ये डी कलर हो गया। जो भी जिस कलर का है, हर एक रंग का अलग अलग सार्थक अंक होता है, अलग अलग सार्थक अंक होता है। तो यहां पर जो पहली 2 रंग की पट्टी है ना, ये पहली 2 रंग की पट्टी, ये प्रतिरोध को व्यक्त करती हैं। प्रतिरोध को देखो, ये चार्ट आ गया, प्रतिरोध को व्यक्त करती हैं। लिखा जाता है तीसरी पट्टी गुणांक को प्रदर्शित करती है। अभी समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। तीसरी पट्टी गुणांक को प्रदर्शित करती है।
अंतिम पट्टी कार्बन प्रतिरोध की सहनशीलता, जिसे इंग्लिश में टॉलरेंस बोलते हैं, को प्रदर्शित करती है। मतलब उस कार्बन प्रतिरोध की सहनशीलता कितनी है उसको व्यक्त करती है। यदि किसी प्रतिरोध में अंतिम पट्टी नहीं हो तो उसकी सहनशीलता 20% लिया जाता है। अभी आपको समझ में थोड़ी बात कम आई होगी, अब मैं आपको कार्बन प्रतिरोध की सहायता से समझाता हूं। ये कार्बन प्रतिरोध प्यारे बच्चों इस प्रकार से, आपके सामने कार्बन प्रतिरोध दे दिया जाए। अब ये अलग अलग रंग की पट्टी दे दी गई है। अब कहा जाए इस कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना है, बात को समझना, इस कार्बन प्रतिरोध का मान कितना है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों एक सूत्र मैं लिख रहा हूं, हमेशा के लिए याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना। सूत्र जो है प्यारे बच्चों वो क्या रहेगा, सूत्र जो रहेगा वो, इसका सूत्र जो कार्बन प्रतिरोध के मान का रहेगा, ए बी इंटू का सी, ए बी इंटू का सी, और यहां पर फिर ओम लिखेंगे, मतलब जितना प्रतिरोध मिला ए बी, ए और बी, इन दो अंकों के जो भी सार्थक अंक होंगे, इन दो रंगों के जो भी सार्थक अंक होंगे, अभी याद करना आपको सिखा देंगे, याद करना आपको सिखा देंगे, एक एक चीज सिखाऊंगा। दो रंगों जो भी हैं पहले उनका ए बी, उनके सार्थक अंक लिखना है, गुणे सी, तीसरे रंग का सी पॉइंट, ये गुणांक होता है, इनटू में ओम क्योंकि यही प्रतिरोध का मान हो गया, और फिर प्लस माइनस डी जो तीसरा चौथा पट्टी होगा रंग का, जो कि या तो गोल्डन होगा या तो सिल्वर होगा या फिर नहीं होगा, या फिर नहीं होगा। तो गोल्डन होगा तो 5%, गोल्डन के लिए 5% प्यारे बच्चों होता है, और सिल्वर के लिए 10% होता है, और अगर नहीं है तो 20% होता है। याद रखिएगा, ये चीजें याद रखने वाली होंगी। तो यहां पर प्लस माइनस डी, और डी का मतलब किस में लिखना है, परसेंटेज में लिखना है। ये सूत्र अगर आप याद कर लिए, मैं कहता हूं जीवन भर कार्बन प्रतिरोध का कोई भी मान प्यारे बच्चों पूछ लिया जाएगा, कार्बन प्रतिरोध का कोई भी मान पूछ लिया जाएगा, तो बहुत अच्छे से आप प्यारे बच्चों इसको, सूत्र को अगर याद रख रहोगे तो मान को बता दोगे चुटकियों में। अब सर अभी आप बात थोड़ा सा और बताइए। अब ध्यान समझिए कितने रंग हो सकते हैं, ध्यान समझिए कितने रंग हो सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये प्यारे बच्चों 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ये 10 रंग तो हो गए। 3 रंग की जो पट्टियां हैं, जो कार्बन प्रतिरोध में ये 3 रंग की पट्टियां हैं, ये 10 रंगों में कोई भी हो सकती है, इनका प्रतिशत मान कभी नहीं दिया रहेगा। लेकिन जो अलग चौथी रंग की पट्टी है वो 3 हो सकते हैं, या तो गोल्डन, या तो सिल्वर, और या नो कलर, मतलब नन ऑफ दिस, कोई नहीं। तो इनमें गुणांक और सार्थक अंक नहीं होता है, लेकिन परसेंटेज होता है। अभी मैंने बताया गोल्डन का कितना प्यारे बच्चों, गोल्डन का कितना, तो 5%, सिल्वर का कितना 10%। देखो मैंने यहां पर बता रखा है, गोल्डन का कितना 5%, सिल्वर का 10%, और अगर नहीं है तो 20%। देखो यहां पर चार्ट में दिया भी है, अगर नहीं है नो कलर तो 20% लिखना है। ये याद रख लेना है, अरे बहुत आसान है। अभी 1-2 क्वेश्चन हम आपके सामने कर देंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा और समझा के ही जाऊंगा, ठीक है। देखो देखो, तो यहां पर ये कहेंगे सर ये मुझे कलर कैसे याद किए जाएं। ये जो कलर क्या है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, ये कैसे सर याद किए जाए। इनको इतने रंग 10 कलर में कौन किसका वर्ड कोड है, इसको हम कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखें सर, इतना होता है सारा, कैसे आता है इसमें। देखो बता रहे हैं। पहली बात तो देखो 1 ब्लैक कलर है, जो सार्थक अंक देखें तो एक क्रम से गए, 10 कलर है ना, लेकिन 0 से शुरू हुआ तो 9 तक गए। इसी प्रकार घाते भी हैं, पहले 10 की घात 0, लेकिन 10 की किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1। ये तो सभी को पता है, ये तो सभी को पता है। कैसे प्रूव कर सकते हो, किसी भी संख्या, मैथ वाले सर से पूछना, क्या इसको आप पूछ सकते हो, हाँ? किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 क्यों होता है, क्यों होता है। देखो अगर 0 प्यारे बच्चों लिखा हुआ है तो x की घात हम 1 - 1 क्या लिख सकते हैं। अगर हम LHS पहले लिख रहे हैं, LHS, क्योंकि हमें 1 प्रूफ करके दिखाना है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो क्या मान उसका 1 होता है। तो देखो LHS को हम ले रहे हैं, x की पावर क्या लिखा हुआ है 0, तो x की पावर 0 में 0 को हम 1 - 1 क्या लिख सकते हैं। यस सर, अरे भाई 1 - 1 होगा तो 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या आएगा 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं 1 - 1 लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं ना। अच्छा 1 - 1 लिख सकता हूं। अब देखो x की पावर 1 ऊपर लिखे, और ये जो -1 है हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इनटू का x की घात -1। अरे गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान हो, तो भाई अगर हम जोड़ेंगे तो देखो क्या 1 - 1 फिर जोड़ देंगे, यही चीज इसको फिर लिख सकते हैं। अब x की घात -1 नीचे ले आओ तो प्यारे बच्चों x की घात ऊपर 1, और नीचे x की घात -1 नीचे हार मिलाओगे तो x की घात 1 प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक, अब अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो x कैंसिल आउट, क्या मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा, तो ये क्या बनेगा 1, क्या मिलेगा 1। इसीलिए प्यारे बच्चों x की घात 0 का मान क्या होता है 1 होता है, x की घात 0 का मान क्या होता है 1 होता है। चलो बात समझ गए होंगे, बहुत हमें मैथमेटिक्स नहीं पढ़ानी है, हमें आपको फिजिक्स ही पढ़ानी है, लेकिन यहां पर आपको समझा दिया। हाँ, तो ये सारे रंग कैसे याद रखेंगे, ये क्रम तो अपने आप याद रहेगा, बस रंगों को याद रखने की, कौन किस क्रम से रंग है ये याद रखने की ट्रिक आ जाए तो मेरे लिए सब आसान हो जाएगा। तो इसको प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार रंगों को याद रखना है। आ जाइए, आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, बी रॉय, ROY, वाई नहीं, ठीक है, ROY नहीं, वाई, बी रॉय। तो बी रॉय
ग्रेट ग्रेट बॉय वेरी वेरी गुड गुड वाइफ। अरे सर वाइफ की बात ना करें, आए वाइफ की बात ना सर करें, मन बेचैन हो जाता है। बहुत बच्चों से मैंने पूछा कई बार कि आप अच्छी नौकरी क्यों करना चाहते हैं, कहते सर अच्छी शादी होगी है ना, कई उल्लू के पट्टे बैठे हैं, सर अच्छी शादी होगी। बहुत खतरनाक लड़के होते हैं, सबके जवाब सुन लो ना बड़ा मजा आता है। कई बार छोटे बच्चों से पूछो तभी वो ऐसे ही जवाब देते हैं। खैर आप ना से आपके दांत बाहर आ रहे हैं, ध्यान दीजिए इस तरफ। बी प्यारे बच्चों, अब देखो इसका क्रम क्या है, थोड़ी सी मजाक की बात हो गई। ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज ऐसे है ना, और इसी को मैं बीबी रॉय जो याद रहेगा आपको वो इसी प्रकार से याद रहेगा। बीबी मतलब ये होगा प्यारे बच्चों, क्या मैं कह रहा हूं, ब्लैक, ये ब्लैक को बताएगा, और ये किसको होगा, ब्लैक ब्राउन होगा, ये क्या होगा, ब्राउन होगा। आर का मतलब क्या होगा, रेड होगा। ओ का मतलब क्या होगा, ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। वाई का मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा, येलो होगा, क्या होगा, येलो होगा। जी ग्रेट, ग्रेट का मतलब क्या होगा, ग्रीन होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, ग्रीन होगा। बॉय, बॉय ब्लैक ब्राउन, ये बॉय क्या होगा, ब्लू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। मैं भी ऐसे ही याद किया हूं। बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट बॉय अगर है, बहादुर बच्चा है अगर, तो उसे सुंदर बीवी मिलनी है, ठीक है। वेरी गुड वाइफ अगर बहादुरी वाला काम कर दिखाया, इंटर में अच्छे अंक प्राप्त किए, एनडीए नेवी आईआईटी जेई नीट, ठीक है, नेक्स्ट कुछ भी क्लियर करके अच्छी जगह पे काम करने लगे, कम पैसा ज्यादा रहा कोई बात नहीं, लेकिन किसी अच्छी जगह पे काम करने लगे तो आपको वेरी गुड वाइफ मिलनी है। अब सर जी याद हो गया, सर मुझे याद हो गया, बीबी रॉय मैं हूं और ग्रेट बॉय ही मैं हूं और मुझे वेरी गुड वाइफ मिलनी है, ठीक है, बहुत अच्छे। बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, तो ब्लू और वेरी 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 मतलब प्यारे बच्चों वायलेट, ठीक है, वायलेट, वायलेट। थोड़ा सा मीनिंग देख लेना। मैंने बताया, एक बच्चा कमेंट कर रहा था क्लास शुरू होने के पहले ही कि सर आप बता दीजिए, नाम नहीं याद है मुझे, कि सर आप इंग्लैंड से आए हुए कितने साल हो गए, मतलब मजाक कर रहे हो ना, मैं हर बार बोलता रहता हूँ। इंग्लैंड से आए हुए मुझे 4-5 साल हो गए, इस वजह से स्पेलिंग में थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक हो जाती है। अब हिंदी भाषी हो गया हूँ तो ज्यादा हिंदी वो यूज करता हूँ। गुड प्यारे बच्चों, अरे एक बार जी तो सर ग्रीन बोल चुके, ये गुड क्या है, ये गुड है प्यारे बच्चों ग्रे। अरे याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा हमेशा के लिए। वाइफ डब्लू, डब्लू मतलब वाइफ मतलब व्हाइट, अरे गोरी चाहिए वाइफ अरे सर आप एक जबरदस्त मजाक कर दीजिए। व्हाइट मतलब इंग्लैंड की है ना बहुत हो गया आज तो वाइफ मतलब गोरी, ठीक है, व्हाइट, व्हाइट वाइफ चाहिए मुझे भी हंसी आ रही है, मुझे भी अचानक ये एग्जांपल याद आ रहा है तो मैं क्या करूं। मतलब ये तरीका कि ग्रेट बॉय मतलब बहादुर बच्चा, और बहादुर बच्चे को कैसी वाइफ मिलती है, तो वेरी गुड वाइफ मिलती है, ठीक है। सरकारी नौकरी मिल गई तो हाँ वाइफ बहुत अच्छी ही मिलनी है। सर मेहरारू सुंदर मिले इसलिए पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा, मेहरारू भी बोलते हैं हाँ यहाँ के। बात समझ गए प्यारे बच्चों। इसका मतलब ब्लैक मतलब काला कलर है ना, ब्राउन मतलब भूरा, ठीक है, रेड मतलब लाल, ऑरेंज मतलब नारंगी, येलो मतलब पीला, ग्रीन मतलब हरा, ग्रीन मतलब हरा, ब्लू मतलब नीला, वायलेट मतलब बैंगनी, बैंगनी, ग्रे मतलब स्लेटी होता है, और व्हाइट मतलब सफेद होता है। खैर कोई नहीं प्यारे बच्चों, मेरा अर्थ आप सभी को समझाने का है, और थोड़ा हूँ एंजॉय, सर ऐसे ही नाम नहीं पड़ा है, थोड़ा सा मैं मजाक करता हूँ, लेकिन सही तौर पर सही मायने मुझे ज़्यादा बातें उस तरह की उटपटांग वाली नहीं आती हैं, जो जायज़ है वही करता हूँ। बात समझ गए होंगे मेरी, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मेरे प्यारे बड़े बच्चे हो, सर क्यों यूज़ करते हैं सारी चीज़ें, ओके। हाँ तो प्यारे बच्चों ये तरीका आपको याद रखना है, और हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिर छपा रहेगा। मैं कहता हूँ आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह सर क्या चार्ट आपने बना दिया, ठीक है, हो क्या आपने चार्ट बना दिया सर, ओके क्लियर प्यारे बच्चों। क्या ये चार्ट आपको हमेशा याद रहेगा? उजरी बुढ़िया सर, उजरी बुढ़िया ही मिलेगी नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। अब चलो मजाक ना करते हुए, क्या आपको समझ में आ गया? क्या अब आप भूलोगे ये लेक्चर? क्या ये लेक्चर भूलोगे? नहीं भूलोगे सर, वेरी गुड बॉय हम हैं, और तब वो ग्रेट बॉय सर हम हैं, तभी मुझे वेरी गुड वाइफ मिलेगी, है ना, याद रहेगा। बीबी रॉय मैं हूं, ब्लैक ब्राउन पहले घोर काला फिर उसके बाद थोड़ा सा सफेद होना मतलब भूरा, ब्लैक ब्राउन। समय हो गया है, विशाल सर ताड़ रहे हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ की, बहुत समय हो गया भैया, ठीक है चलो भैया क्या करें, देखो अच्छा हो गया। बीबी रॉय आपका नाम है, ग्रेट बॉय बहादुर बच्चे हैं आप, और अगर बहादुर बच्चे सरकारी नौकरी आपने प्राप्त कर लिया तो वेरी गुड वाइफ, आपको बहुत सुंदर पत्नी मिलेगी। और वाइफ मतलब व्हाइट,
सफेद कलर की है ना, याद रहेगा। और इसीलिए प्यारे बच्चों इनके वर्ड कोड याद करना बहुत आसान है। ये सार्थक अंक हैं और ये इनके गुणांक हैं अलग अलग। और जो चौथी पट्टी के कलर प्यारे बच्चों होंगे, जो चौथी पट्टी कलर, उनमें सार्थक अंक को गुणांक नहीं लिया जाता है, केवल 5% 10% इनका जो प्रतिशत मान है वो लिया जाता है। क्या लिया जाता है? प्रतिशत मान लिया जाता है। सर जल्दी से एक क्वेश्चन बता दीजिए, इन्हें हल कैसे किया जाता है? तो कार्बन प्रतिरोध को हल करने के नियम भी मैंने लिख रखे हैं पीडीएफ में, आपके पास पहुंचेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, भूलोगे नहीं। पहले दो कलर का सार्थक अंक लीजिए, पहले दो कलर का सार्थक अंक लीजिए। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन यहां टाइप है, नहीं टाइप है, सूत्र यहां पर मैं लिख दे रहा हूं जो आपको लिखना है। सूत्र क्या है? ए बी इंटू का सी, ओम यही प्रतिरोध का मान होगा, प्लस माइनस जितने भी परसेंट हो, परसेंटेज वाला चौथा कलर होता है तो d%। ये आप हमेशा याद रखेंगे सूत्र को। अब ये ए बी सी कार्बन प्रतिरोध में कहां है आप लोगों ने देखा है, कार्बन प्रतिरोध में ए बी सी ये रहा। पहला कलर आपका ए हो जाएगा, दूसरा कलर बी हो जाएगा, तीसरा कलर सी हो जाएगा और चौथा कलर क्या होगा? डी होगा। डी में केवल दो कलर रहेंगे, गोल्डन या तो सिल्वर। और अगर कोई नहीं है तो क्या लोगे? 20% लोगे। अगर कभी कभी कार्बन प्रतिरोध में कोई कलर नहीं होता है, आप चार्जर तोड़ो, आप टीवी तोड़ो, जो खराब हो वही तोड़ना, नहीं बहुत पिटाई होगी, घर वाले पीटेंगे, हम तो दूर हैं। तो जो कार्बन प्रतिरोध निकलेगा ना, उसमें देखना इस तरह का लगा होगा तो वो कार्बन प्रतिरोध होता है और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में यूज किया जाता है, क्योंकि इनका मान अतिउच्च होता है। आपके टीवी को, फ्रिज को इतनी धारा नहीं चाहिए जो वैद्युत परिपथ में बह रही है, आपकी घर की लाइन में, वायरिंग में उतनी वैद्युत धारा इनको थोड़ी चाहिए। आपके टीवी को बहुत कम धारा चाहिए, इसलिए उसके मार्ग में अतिउच्च प्रतिरोध लगा दिया जाए तो धारा कम पहुंचेगी। और धारा कम पहुंचे के लिए तो भाई प्रतिरोध सर जी बड़ा वाला तार लगा दीजिए ना, जो समरसेबल में लगा रहता है, लेकिन उसके लिए बहुत लंबाई वाला तार लेना पड़ेगा। इसलिए छोटे मान का बनाने के लिए कार्बन प्रतिरोध यूज किए जाते हैं और इनके मान कुछ इस प्रकार से रहते हैं। तो निकालने का तरीका यह है, ए बी सी डी, ये कलर का मैंने कोड दे दिया। अब यहां पर इस सूत्र में आप रख करके कभी भी वैल्यू निकाल सकते हो। अब अगर मैं यहां पर एक प्रश्न लूं आप सभी के लिए, जल्दी से देखें, एक प्रश्न है आपका, एक प्रश्न है, ठीक है, एक प्रश्न है। ये कार्बन प्रतिरोध है बच्चों, एक कार्बन प्रतिरोध है, ठीक, ये कार्बन प्रतिरोध है। एक कार्बन प्रतिरोध किस प्रकार से है? एक प्यारे बच्चों पीले कलर की पट्टी है, एक पीले कलर की पट्टी है, और कौन कलर का कर दूं? एक भूरे कलर की कर दूं। एक भूरे कलर की पट्टी है और एक नीले कलर की पट्टी है, और दूसरी जो है वो सिल्वर कलर की पट्टी है। ये लो, ये सिल्वर कलर, बहुत स्लेटी जैसा दिख रहा है लेकिन सिल्वर ही मानो उसको, ठीक है। अच्छा लो भाई, नहीं सिल्वर, सिल्वर बनाएंगे, ठीक है, सिल्वर बनाएंगे कलर। कहाँ सिल्वर? सर कैसे बनेगा विशाल सर? ये सिल्वर बन गया क्या? अलग, चलिए देखते हैं। ये थोड़ा सिल्वर जैसा बन गया, ठीक। अब देखो, अब कह रहा है ये कलर जो है ये पीला कलर है, ये बैंगन क्या है? भूरा कलर है, वैसे है नहीं लेकिन मान ले रहे हैं भूरा, और ये नीला कलर है, और प्यारे बच्चों ये कैसा है? चांदी, ठीक है, सिल्वर कलर। कह रहे हैं इस कार्बन प्रतिरोध का मान बताइए। प्रश्न क्या है? दिए गए कार्बन प्रतिरोध का मान बताइए, कार्बन प्रतिरोध का मान बताइए, प्रतिरोध का मान बताइए। अब आपके घर में जो भी टूटे फूटे सामान पड़े हों, ठीक है, और उनको तोड़ना और उनमें चार्जर तोड़ना और उसका कार्बन प्रतिरोध निकालना और उसमें जो कलर हो निकालना, और फिर देखना कि चार्जर में कितने ओम का प्रतिरोध यूज होता है, कार्बन प्रतिरोध यूज होता है। तो आप किसी के सामने खड़े होगे ना तो बता दोगे कार्बन प्रतिरोध इसके अंदर ये यूज होता है। टीवी बिगड़ी हुई रखी हो उसका निकालना और उसमें बताना कि टीवी में कार्बन प्रतिरोध इतने ओम का यूज होता है। बहुत अच्छा, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। बताइए, ये प्रश्न है आपका, तो इसको कैसे हल करेंगे? ध्यान से समझे, जल्दी से मैं हल कर रहा हूं। बताया मैं, विशाल सर आ चुके हैं आपकी क्लास लेने के लिए, और जल्दी से क्लास लेंगे तो फिर हमें डांट पड़ेगी कि सर आप बहुत देर कर रहे हैं, है ना, क्यों किसी का समय ले, है ना। ठीक है, देखो, अच्छा, हल करने के लिए सूत्र प्यारे बच्चों क्या है? सूत्र है ए बी इंटू सी प्लस माइनस d%। अच्छा, सी के बाद क्या लिखना है? ओम, ओम प्लस माइनस d%। बहुत देखो आसान है, एक बार कर लेना, दोबारा इस लेक्चर को देख लेना, लास्ट वाली चीजें याद हो जाएंगी। ए बी क्या इनके सार्थक अंक हैं? ए बी जो है इनके इन रंगों के सार्थक अंक। सी क्या है? गुणांक। इन दोनों के सार्थक अंक लेने हैं बच्चों, क्या लेने हैं? सार्थक अंक लिखना है, सी का गुणांक लिखना है, ये देखो हल करने के नियम में लिखा भी हुआ है। और डी का प्यारे बच्चों प्रतिशत मान लिखना है, डी का प्रतिशत मान लिखना है। ध्यान समझना, देखो यहां पर हल करने के नियम में लिखा है, पहले दो कलर का सार्थक अंक लिखिए, सार्थक अंक लिखकर गुणा में तीसरे कलर का गुणांक का मान लिखिए और ओम लिखिए। ये काम करना है, वही काम हम करेंगे। क्या? पहले दो कलर का सार्थक अंक लिखिए। पहले दो कलर क्या है? पीला और भूरा। पीला और भूरा जरा देख लेते हैं इस टेबल में, पीला और भूरा। तो पीले का है 4, भूरे का है 1, ठीक है, भूरे का है 1, पीले का कितना है? 4, ठीक है, सही समझ पा रहे हैं? तो 4 और 1 लिखेंगे, इनका सार्थक अंक क्या लिख देंगे यहां पर? ए बी की जगह पर आगे 4 और 1, गुणा नहीं करना है कि 4 1 कम 4 कर दो, उसके बाद गुणा बनाओ। सी गुणांक किसका कलर का? नीला कलर है, नीले कलर का गुणांक कितना है? नीला नीला नीला, ये नीले कलर का गुणांक कितना है? तो गुणांक में देखेंगे 10 की घात 6, यहां पर लिख दीजिए 10 की घात गुणे में 10 की घात 6। फिर क्या है? ओम लिखिए, यहां देखो हल करने के उसमें लिखा हुआ है, गुणांक लिखिए और फिर ओम लिखिए, ये लो ओम लिख दिया। फिर प्लस माइनस है, प्लस माइनस लगाइए। डी, चौथा कलर जो डी है चांदी है, चांदी का परसेंटेज कितना है? देखो चांदी का परसेंटेज है 10%, यहां पर 10% लिख दीजिए,
10%। यही हो गया कार्बन प्रतिरोध का मान। अरे सर जी इतना सरल है क्या? जी हाँ, यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसी के साथ अभी ये टॉपिक खत्म हुआ है और अब अगले चैप्टर में विद्युत वाहक बल, विद्युत सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में भी अच्छे से जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।